अस्सलाम वालेकुम। आज की सारी ख़बरें अदालतों से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री के अंदर मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्रायल जो है उसको कालअदम करार दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच था, 4-1 से फ़ैसला है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट है, वो हम पढ़ नहीं सके कि उन्होंने किस वाले हिस्से से इख्तलाफ किया और क्या इख्तलाफ किया। इसको आप एक्चुअली 5 ही भरी समझिए। जो फ़ैसला है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो याहिया अफरीदी ने ये कहा होगा कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। हो सकता है कि एक हिस्सा जो है, क्योंकि उसमें 2-3 सब पैराज हैं, तो उसका एक हिस्से से उन्होंने इख्तलाफ किया। तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है, बहुत दुनिया सारी के अंदर इसको मुतनाज़ा तरीके से देखा जाता है। ये दुरुस्त इसको फ़ैसला नहीं आप कह सकते किसी हुकूमत का कि वो कहे कि ये सिविलियंस हैं, इनको पकड़ो और ले जाओ और मिलिट्री कोर्ट के नीचे इनको ट्रायल करो। पाकिस्तान में 9/11 के वाक़यात के बाद जब ये जेट ब्लैक टेररिस्ट थे, उनका ये सिविल अदालतों के अंदर ट्रायल तकरीबन नामुमकिन था। वो जज को जाके कान में कोई बंदा उनका मैसेज देता था कि हमें पता है तेरी फैमिली किधर है और तेरे बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, और वो ट्रायल नहीं कर सकता था। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन बनाई गई थी कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करेंगे। वो बात दुरुस्त थी, क्योंकि वहाँ पर रियासत की पूरी जो सलामती थी वो एट स्टेक थी। एक बम धमाके में 100 बंदे की जान जा रही थी। मस्जिदें, इबादत गाहें, सब को निशाना बनाया जा रहा था। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया जा रहा था। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद इसी चीज़ को जवाज़ बनाया गया। 2 अमेंडमेंट्स भी आई मिलिट्री एक्ट के अंदर भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर भी, जिसमें बाकी जमातों ने भी उसकी हिमायत की और PTI वालों ने एक बहुत ही क्लेवर वे इख्तियार किया। सेनेट के अंदर जब ये अमेंडमेंट्स आ रही थी तो उनके सेनेटर्स की तादाद ज़्यादा थी और वो डिफ़ीट कर सकते थे इन दोनों एक्ट को, लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ वहाँ का कि ये ख्वाजा आसफ़ ने कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की थी, इसमें उनकी शायद ख़वातीन MNAs या सेनेटर्स किसी एक का उन्होंने जवाब बनाया, बहाना बनाया, उनके ख़िलाफ़ कोई बात की है तो हम प्रोटेस्ट करके बाहर जा रहे हैं। वो बाहर गए, पीछे से लॉ पास हो गया, हाउस के अंदर बैठते वोट करते तो ये दोनों एक्ट पास नहीं हो सकते थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इसमें एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि जो PDM या PMLN के उस वक्त के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ थे, उन्होंने जून के महीने में कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की और ख़ुद मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस जो लोग हैं इनका फ़ौजी अदालतों से एहतसाब किया जाए। ये कौमी असम्बली की एक पास करारदाद है। तो किसी जमहूरी माशरे के अंदर एक इलेक्टेड लीडर से ऐसी करारदाद या ऐसी पार्लियामान से ऐसी करारदाद की तवक्को नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। 9 मई क्या सही था? नहीं सही था। यौम स्याह था, बिल्कुल सही यौम स्याह था। जिन लोगों ने फ़ौजी इमारतों के ऊपर हमले किए, वो लाहौर जना हाउस हो या GHQ हो या आपकी एयर बेस हो मियाँ वाली की, या कुछ और ऐसी जगह 200 के करीब जगह थी, उनको सज़ा के अमल से गुजारना चाहिए। यहाँ मैं बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र रखता हूँ कि जो उसके प्लानर थे आग लगाने में, जलाओ घिराव में, हमले में बराह रास्त मुलव्वस थे या मनसूबा साज थे, उनको फेयर ट्रायल के ज़रिए सज़ा तक पहुँचाना चाहिए, सिविलियन अदालतों के ज़रिए। लेकिन जो बहुत सारे लोग उनके साथ नाराबाजी के अंदर शामिल होकर चले गए, जैसे उनकी कई ख़वातीन एक्टिविस्ट पकड़ी हुई हैं, वहाँ रियासत को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ करने की पॉलिसी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर उनका वहाँ मौजूदगी पाई जाती है और उसके सबूत मौजूद हैं, तो उनसे कोई माफ़ीनामा उनके साथ किया जाए और उनको पार्डन कर दिया जाए, ताकि इस चीज़ को कंटेन आप कर सकें। स्प्रेड करेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। सज़ा का अमल उन लोगों के साथ होना चाहिए जिन्होंने किसी ISI के ऑफिस पे अटैक कर दिया, गोली चला दी है, वो शोहदा की यादगारें थी, उनकी बेहुरमती की है। तो मेरे दिल में उनके लिए नरम गोशा नहीं है, लेकिन मुल्क को नफ़रत से बचाना होता है, नफ़रत को फैलाना नहीं होता। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर हमारी लीडरशिप को अपना रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो करारदाद मैंने जिसका आपको हवाला दिया, ऐसी करारदादें पास करें। दूसरा अहम मामला इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी दरख्वास्तें यकजा की गई हैं। वहाँ जो काजी फ़ायज़ ईसा का ओवरऑल मुझे फ़ोकस नज़र आता है, वो दुरुस्त नज़र आता है कि इंतखाबात होने कब है और किसने ऐलान करना है। अगर इस तफसील में जाएंगे कि कौन सी आइनी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, तो बहुत सी आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी ऑलरेडी हो चुकी है। किसका आइनी इख्तियार था या किसका नहीं था, अगर इसको इंटरप्रेट करने लगेंगे तो 3 महीने कार्रवाई चलती रहेगी। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करें, और तलब 2 मई तक, 2 नवंबर तक तो इसकी समाअत उन्होंने मुलतवी की है, और इलेक्शन कमीशन से कहें कि आपने तारीख का ऐलान नहीं किया, तारीख का कब ऐलान करते हैं। वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुका है कि हम इंतखाबात करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, कहे कि ये अब मरदमशुमारी हो चुकी है, हल्का बंदियों का अमल जारी है, तो हम ये 21, 25, 24 जनवरी की जो भी तारीख उनके जहन में है, हम इसको इलेक्शन करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस चैप्टर को क्लोज़ करें और आगे जाएं। अदरवाइज़ ये फ़साद वाली चीज़ें हैं, फ़साद वाली चीज़ों को आप जितना खोलते जाएं फ़साद फैलता जाता है, थमता नहीं है। और लास्टली सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तो तशरीफ़ ले आए, लेकिन नवाज़ शरीफ इस वक्त एक सज़ा याफ्ता और पाकिस्तान के आइन के तहत नाअहल शख्स हैं। उनकी कल 2 दरख्वास्तें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। एक अल अजीज़िया वाला मामला है और एक एवन फील्ड का मामला है। एवन फील्ड के मामले में शरीफ फैमिली के पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है कि वो मनी ट्रेल कहाँ है। वो कतरी ख़त का सहारा या अब्बा जी की गल्फ़ स्टील मिल की कहानी, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई अदालत बुनियाद बनाकर कहे कि हाँ ये वाज़ेह हो जाती है बात, ख्याली बातें। लेकिन दूसरी तरफ भी जो नैब वाले थे उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो गठजोड़ इस नोयत का था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की आर्म ट्विस्टिंग करके फ़ैसले कर लिए हुए हैं। तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी को सामने रखना पड़ेगा, शवाहिद लाने पड़ेंगे और उसको सामने रखते हुए जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए वो पूरी कौम को उस पर भरोसा होना चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए चीज़ें, 2 जमा 2 4 होनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वाज़ेह जवाब मनी ट्रेल करनी है तो उससे सज़ा की माफ़ी का रास्ता भी नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट आज के प्रोग्राम का। जो शुरा है हमारे साथ अब्दुल्ला खान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, शुएब शाहीन साहब वी होप के हमारे साथ होंगे PTI से, और नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, पहले तो आपका मैं अपना व्यू जान लूँ, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, आपका इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ी मसला है। पाकिस्तान में 2 तरह के मुख्तलिफ मुकदमात में फ़ौज का ट्रायल का प्रोसीजर रहा है। एक ये है कि लेट 70s में मतलब 70 के दहाई के आखिर में एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर ये 3-4 ऑफेंसेस कोई सिविलियन ऐसी जगह पे करे जो फ़ौज की इंस्टॉलेशंस हैं तो तब हम उसका ट्रायल जो है वो करेंगे सिविलियन कोर्ट की बजाय। 1967 की अमेंडमेंट है शायद। नहीं ये बाद में है, ये बाद में, हाँ, भुट्टो साहब के ज़माने में 3-4 अमेंडमेंट्स हैं। एक जुरिस्डिक्शन देने के लिए, एक फ्यूचर के लिए, मैं जानबूझ के ज़रा स्किप कर रहा हूँ, तो 70 सेफ है उसका कहने के लिए। अच्छा, उसके तहत बहुत ट्रायल हुए हैं इसके तहत जो आज इलीगल करार हुई है। कुछ अर्सा पहले पेशावर में कुछ लोगों को सज़ा दे दी गई। मैं आता हूँ सही गलत पे, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को। सज़ा दे दी गई और उस सज़ा को पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने, जो चीफ जस्टिस फ़िकार सेठ ने कहा कि ये सज़ा गलत है। सिविलियन की सज़ा ट्रायल जो है ये मिलिट्री कोर्ट में, ये जो पुराने ज़माने में मिलिट्री एक्ट 52 के तहत नहीं हो सकता। वो चैलेंज हुई यहाँ। मैं एक दिन कोर्ट में बैठा था जब ये केस लगा। वो चीफ जस्टिस गुलजार साहब होते थे। उसकी तारीख पढ़ी, आज तक तारीख ही नहीं निकली। सादा लफ्ज़ों में क्या मतलब है, इसमें बेपनाह लोगों को सज़ा हुई, सज़ा भुगत गए, कुछ जेलों में पड़ी हैं। उनकी अपीलें पहले खारिज होती रहीं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि ट्रायल ठीक है, और कुछ की पड़ी हुई है। दूसरा है जिसकी तरफ आपने जिक्र किया कि हमने जब ये APS का वाक़या हुआ तो मिलिट्री कोर्ट बनाने की हुई, तो मियाँ साहब ने मुझे बुलाया, जनरल रहील साहब भी बैठे थे, हम 3 आदमी थे। तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि ज़फ़रुल्लाह ये बताओ कि ये कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट बनाने, मैं कि सर नहीं बन सकती। मैंने ठक 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 जो 4 आर्गूमेंट थे ज़बानी दे दिए। बात ख़त्म हो गई। अगले महीने मुझे फिर बुलाया गया, तो फिर कहा जी फैसला हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये APC हुई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की, उसमें पीपल्स पार्टी सब ने आके कहा चलो वो सनसेट क्लॉज के साथ आपने डाल दिया। हाँ, ठीक है, वो उसमें फ़र्क था। ये नई दफ़ा आए थे टेररिस्ट जो थे ना, जो थे ये पहली दफ़ा, पहले नहीं ट्रायल होता था। पहले ट्रायल था जो फ़ौज की इंस्टीट्यूशन पे हमला करे। ये सनसेट हुआ, ये ख़त्म हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होना है? प्रॉब्लम ये होना है कि इस वक्त एज द लास्ट स्टैंड टुडे इन ऑफेंसेस में आप मिलिट्री कोर्ट में तो लोगों को सजा कर नहीं सकते, जो फैसला आ गया। बाकी अल्लाह में गुंजाइश नहीं है। 21D के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दुरुस्त है कि गलत है? नहीं, मेरी ज़ाती राय में ये एक लकूना है लॉ में। फैसला सही दिया उन्होंने, गलत दिया? मेरी ज़ाती राय में तो सही है, लेकिन ज़ाती राय में सही है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल से इत्तेफाक है नहीं, लेकिन जिनका ये पहले करते रहे हलाल नहीं, पहले मुझे इसका बराह राजा जी मैं ये समझता हूँ, लेकिन सिविलियंस कम्युनिटी कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा लॉ नया है नहीं, आपको लॉ बनाना पड़ेगा। अब पहला हिस्सा हो गया कि सिविलियंस कम्युनिटी कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये तो बात नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे हिस्से पे आ जाए कि वहाँ पर कानून आपका खामोश है, आपको कानून को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसमें मैं एक वजाहत कर दूं, लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। वो कहते हैं जी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ले जाए। उस पर स्पेशल कोर्ट का जो लफ्ज़ है ना, पहले उससे तासुरी आता है कि स्पेशल कोर्ट नहीं, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह है, एक खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, इन्होंने सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट को डिफाइन किया, 780 को अमेंड कर दिया। नहीं डिफाइन किया, इतना नैरो डिफाइन किया, उसमें ये नहीं आते, उसमें ये नहीं आते। अब लॉ क्या है? अब ये फ्री है। अब पार्लियामान को लॉ बनाना पड़ेगा। अगर तो
अपील में जाएंगे, लेट अस सी क्या होता है। अगर फर्स्ट की अपील में भी वो कहते हैं लाइकली इम्कान यही है, वो यही कहेंगे, फिर आपको पार्लियामान को नया लॉ बनाना पड़े, या तो आपको एटीए की डेफिनेशन दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। देखें, इसके ऊपर आपकी हुकूमत अगर अपील में जाती है तो ये लार्जर बेंच के सामने जाएगा। ये जो नया लॉ है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने हलाल डिक्लेयर किया है, उसमें ये लार्जर दैट मीन 6 या 7 में जाएगा, नॉर्मली 7 में जाएगा। तो अगर 7 में इसमें आ जाते हैं, काजी फायजी से आ जाते हैं या अतर मिल्ला आ जाते हैं, या तो मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है कि वो कहेंगे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करें। उनकी एक हिस्ट्री है दोनों के पीछे। मुझे जो परेशानी है ना, वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी ये है कि इसके तहत बहुत सारे सूबों के लोगों के ट्रायल होकर सजाएं भुगत चुके हैं। अब लोग, मुझे आज फ़ोन आया था पेशावर से, उन्होंने मुझे कहा जी हमारा क्या कसूर था। मैं तो रह नहीं दे सकता, मैं अब मेरा ख्याल में आप कहते हैं इन चीज़ों को ज़्यादा खोला ना करें। अब लोगों को आप 20 साल से इस लॉ के तहत सजा देते रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको जायज़ लेकिन अगर आप एक काम गलत कर रहे थे, सिर्फ उसको जी, कंटिन्यूस खातिर नहीं रख सकते कि आपने मैं पहले उसकी इस्लाह तो करनी है। लेकिन अब मसला पार्लियामेंट, प्रिंसिपल तो यही है ना कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल नहीं करना चाहिए, रेगुलर कोर्ट्स में आना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं। कैसे प्रॉब्लम ये फेयर ट्रायल का इशू आ जाता है, फेयर ट्रायल बिल्कुल होना चाहिए, वकील अपनी मर्जी। मर्जी, लेकिन उधर ये होता है कि बाज़ औक़ात नॉर्मल कोर्ट में वो एविडेंस नहीं आ सकती जो फौजियों के मिलिट्री ऑफेंसेस से मुंसलिक होती है। ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हाइब्रिड लॉ है, बट पार्लियामान है टू सिट नाउ एंड डिसाइड कि इनके साथ करना क्या है। अच्छा, नासिर शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, आपका रद्दअमल आज के फैसले के ऊपर कि 9 मई के वाक़यात के अंदर 103 लोगों का ट्रायल चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल शुरू हो चुका है कईयों का, तो उसके ऊपर जो फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का, आप उससे इतफ़ाक़ करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, या आपका उससे इतफ़ाक़ नहीं है, आप उसकी मज़म्मत करते हैं? क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो बैरिस्टर साहब बहुत सीनियर भी हैं और उन्होंने इस पे काफ़ी बात भी कर ली, मेरे मोहतरम भी हैं। हम तो वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े रहा है, लेकिन जब कोई इस तरह के हालात हों, जैसे APC का इशू हुआ था, या अब ये जो सिलसिला है इसमें उन्होंने पार्लियामेंट ने भी इसको इंडोर्स किया हुआ था, या जो भी बात थी, तो अब इसमें इफ़ एंड बट ज़रूर है। हम भी चाहते हैं कि सिविलियन का जो केसेस हैं वो वहाँ पे ना जाएं, लेकिन जब इस तरह की कोई सूरत हाल निकलती है जिसमें मिलिट्री की तनसीबात हैं या उनके इस तरह GHQ है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो क्या हो उनके लिए। तो ये जो इफ़ एंड बट्स जिनका तज़किरा मोहतरम बैरिस्टर साहब ने भी किया, उस पर भी ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए या कुछ और हो, ताकि ये ना रहे कि जिस तरह दीगर केसेस में हो रहा है कि वही कई मुजरिम होते हैं, पकड़े जाते हैं। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे देख रहे थे जब गवर्नमेंट थी सिंध में, तो कई इस तरह के लोग आते थे जो 6-6 दफ़ा उसी क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में, दीगर क्राइम्स में पकड़े जाते थे, लेकिन वो फिर ज़मानतों पे या और लेकोनाज जो थे उसकी वजह से बाहर आ जाते थे। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी हकीकत है कि जो वो माइंड है जिसने उकसाया या जो असल लोग हैं उनको तो सज़ा होनी चाहिए। और बहुत सारे जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जो उनके उकसाने में आके वैसे ही वो जैसे एक तरीक़ेकार बना होता है वहाँ पे पहुँच गए, चले गए, उनको तो उनकी गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको माफ़ी मिलनी चाहिए, एक जो भी है टोकन सज़ा होने के जो बाद। पाकिस्तान में एक माहौल था ना, जो लोग इसमें मुलविस हैं वो बहुत सीरियस ये क्राइम है। 2022 का जो माहौल था ना पाकिस्तान में, उससे आंखें बंद करके सज़ा के अमल को आप आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जब 27 मार्च 2022 को इमरान ने वो साइफ़र लहराया था जलसे में, उसके बाद एक बयानिए के ऊपर वो पूरी सियासत उन्होंने की। वो जलसों में जाके उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहते थे, और ये कहते थे कि इन्होंने अमरीकी माँ के ऊपर एक साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत गिरा दी। वो हमने उसका नतीजा ये देखा कि 10 अप्रैल 2022 को, उस वक्त भी शायद ये आपका कैंटोनमेंट एरियाज़ जो थे, पिंडी वाले भी और पेशावर वाले भी और बाज़ दीगर जगहों पे भी मुजाहरे भी हुए, जलाओ गिराव भी हुए। 25 मई को जब वो लॉन्ग मार्च अपना या धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, 25 मई 2022 को भी हुआ, और फिर जिस दिन उनको वज़ीराबाद में उनको बुलेट लगी है उस दिन भी हुआ, और फिर 9 मई चौथा वाक़या था। तो ये एक तसलसल था, तसलसल इन वाक़यात का।
तो आपको उस पूरे सियासी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। यहाँ आप सख्त दिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कई जमातों के पॉलिटिकल वर्कर्स अपने लीडर के नारे के ऊपर ये कुछ कर गुजरते हैं, जो कुछ इन बहुत सारे लोगों ने किया, तो उनके लिए आपको गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। जी, ये वो तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो उसमें ख़वातीन हैं, दीगर लोग हैं, उनको तो एक टोकन कोई ज़रूर सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी सीरियस नहीं। लेकिन ये जो आपने अभी तसलसल बताया खान साहब का, तो ये यहाँ से नहीं है, ये इनकी बहुत सोशल मीडिया पे पुरानी वो क्लिप्स भी मौजूद हैं, जब ये ना हुकूमत में थे, ना ही कुछ उसमें थे। उस वक्त भी इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के नहीं कहना चाहता, जिसमें एक चीज़ थी कि जी इतने हज़ार लोग रोडों पे निकल आए तो ये हो जाएगा, जनरल साहब ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो ये एक पूरा वो तसलसल था, वो एक मुकम्मल माइंड सेट के साथ, जिस तरह बहुत सारे उनके रुफ़का उनको छोड़ चुके हैं, जिन्होंने आकर सारी वजाहत की है कि किस तरह कुछ लोग और ख़ुद खान साहब लोगों को उकसाते रहे हैं, और उनका यही जहन में था कि इस जो ये इदारे हैं, इनके सरबराह या दीगर लोगों को अंडर प्रेशर लिया जाए ताकि वो इनकी बात माने। और इसी तरह 2018-17 में जिस तरह इनको सपोर्ट मिली और जिस तरह जो कुछ हुआ, तो वही एक तरीका फिर दोहराया जाए। तो ये उस माइंडसेट को तो बिल्कुल भी बरीउल ज़िम्मा आप करार नहीं दे सकते, उनको तो सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग उकसाने में सवाल उभरता है जी शाह साहब, यहाँ एक सवाल है, पहले ज़फ़रुल्लाह साहब से पूछ लूँ फिर आपकी तरफ ही आता हूँ। अगर आपको आगाज़ करना है तो फिर आपको अगस्त 2014 से करना चाहिए, जब पार्लिमान के ऊपर और पीटीवी स्टेशन के ऊपर धावा बोला गया था, पुलिस वालों को मारा गया था। तो उसके स्क्रिप्ट राइटर कौन थे? पहले आपको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा ना। फिर फैज़ाबाद के स्क्रिप्ट राइटर्स कौन थे? इमरान को सज़ा होती है तो हो, अगर उसका साथी था तो उसको भी होगी, लेकिन आपको फिर बिगर पिक्चर में तो उन सारे लोगों को पकड़ना पड़ेगा ना। हिम्मत है किसी में ये बात करने? आप तो ये कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पास करते हैं। मैं पिछली बात पे एक ज़रा सी बात करना चाहता हूँ। वो एक संजीदा सा मसला है। ये जो अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है ना, सज़ा है 3 साल, जो दफ़ा लग रहा है इन पर। अगर आप इनको ले जाते हैं टेररिज्म में, इन्हीं ऑफेंस की सज़ा मौत हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा ये भी। मैं कानूनदान आपसे बात कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि हमारा मौक़िफ़, कम से कम हमारी पार्टी का और पीपल्स पार्टी, शाह साहब बैठे हैं, बहुत क्लियर है। हम फ़ौज को चाहते हैं कि अपनी बरकों में रहे और सियासत में ना आए। लेकिन ये कि फ़ौज पे चढ़ के उनको आग लगाना करना, ये फ़ौज को डिसइंटीग्रेट करना, तो अंजाम फिर लीबिया और इराक़ होता है। वो जो जिन मुल्कों में अरब स्प्रिंग के नतीजे में तबाही आई है, यही कुछ तो यही रास्ता है। हम ये भी नहीं चाहते। आपने दोनों को दरमियान में रखना, फौज को कमजोर नहीं करना। नहीं कर सकते। हालांकि हम सियासत के खिलाफ है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन फौज हमारी अपनी है ना, उसको हम डिसॉल्व करेंगे तो मुल्क डिसॉल्व होता है ना। आपने दुनिया में मिसाल देख लिए। अब उनके सिंबल जो थे, मैंने देखो ना, मैं इस्लामाबाद में पढ़ने आया ना, तो मेरी जवान था, मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इस बंदे से मिलने की थी। वो पता क्या? MM आलम था, चूँकि मैं बचपन से उसको हीरो समझता था। अब जिस दिन उन्होंने मियाँ वाली में, मैं तफसील में नहीं जाता, जो कुछ जहाज़ के साथ हुआ, आई वॉज पर्सनली हर्ट। उसकी फैमिली हर्ट हुई, फौजी हर्ट हुई, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। अगर मिलिट्री कोर्ट से बचते हैं तो टेररिज्म में जाते हैं, वहाँ सज़ा मौत है। ये भी हमें बैठ के सोचना पड़ेगा इस मसले के ऊपर। लोगों को आपने मौत की सज़ा तो नहीं देनी। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामान को अब इसके बारे में सोचना है और कैटेगरीज करें। लार्जर पिक्चर में तो आपको बहुत सारे जो वर्कर्स हैं लोगों की कैटेगरी। एक है, हमने पिछले दफा ना एक टर्म बनाई थी, ब्लैक जेट टेररिस्ट, जब वो ट्रायल हो रहा था APS के बाद। हाँ, जो जिनकी एक्ट भी है, जिनकी मेंदरिया भी इसमें शामिल थी, उनको तो पर सजा मिलनी चाहिए। जो मोटिवेशन में, मॉब साइकोलॉजी में आ गए, नारेबाजी में जो आके गए, मॉब साइकोलॉजी में, उनके साथ रियासत को नरमी करना खुद भी कहते। अच्छा, खास तौर पे खवातीन, बूढ़े और अंडर एज, ये हर स्टेट करती तबका जो है, हर स्टेट करती है। फैमिली तबाह हो जाती है। एफिडेविट ले लेते हैं, वालदैन कह देते हैं, गुड बिहेवियर का स्टेटमेंट लिया जाता है, वो करना चाहिए, रिटर्न अपॉलॉजी और एफिडेविट। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने इसको प्लान किया है, अगर किया है तो, और जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि हम पाकिस्तान को इराक़ और लीबिया बनने नहीं देते। अब आपने वो बात की 14 से, देखो मैं उसका एनी विटनेस हूँ, मैं गवर्नमेंट में था, बहुत पता है आपको, पता है पता। फिर हम आप किस चीज़ के एनी विटनेस है? क्योंकि हमने तो सारी चीज़ें कवर की हैं एज ए जर्नलिस्ट। मैं आपकी ज़बानी सुन लूँ। मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था,
तो आपने क्या चीज़ देखी उस जमाने? बस देखो, स्पॉन्सर्ड था। किसने स्पॉन्सर किया था? यार मैं शायद ज़्यादा इस पर ना बात कर सकूं। जिस हद तक कर सकते वही जो करते हैं, वो कौन जो है? बाद में पैसे तकसीम कर रहे थे, देखिए नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बस इतना। पैसा तकसीम हुआ था इधर हर एक फैजाबाद में में। हुआ है, खाने आते थे, टेलीफोन आते थे, यार बहुत कुछ सबको पता है। खाने और पैसे, जो डी चौक वाला धरना था, मुख्तरी के लबैक था ना, इसमें भी था, जो डी चौक में था उसमें भी था। डी चौक में भी पैसे आते थे, उधर से आते थे। यार हमें तो, मैं अब क्या बताऊं, एक रिपोर्ट हमने देखी थी, अब क्या बताऊं आपको, कहते थे कि जी वो अगर आज पुलिस छापा मार लेना तो इमरान खान के बनी वाला जो घर है ना, उसके बाथरूम में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ? कैश पड़ा हुआ। हाँ जी, देखो ये बहुत दास्तान जाएगी। फिर आप 7 जुलाई तक जाएंगे जब भुट्टो साहब को हटाया गया, मियाँ साहब को हटाया गया। तारीख बड़ी लंबी है। अगस्त 2014 तो मेरा लोगों के ज़हन में है अपना ना। ख्याल ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है ना, थोड़ा आगे हमें बढ़ जाना चाहिए। मैं राज तौर पर फील करता हूँ, अगर तारीख बड़ी टफ है। मैंने खुद नवाज शरीफ छोटे भाई की पैगाम रसानी के बाद मुझे नहीं मालूम, मैंने खुद पिछले टेन्योर में 17-18 के आनवर्ड बहुत सफ़र किया पर्सनली। हुकूमत हमारी पार्टी ने किया है। मैं ऐसे ही पहुँचाऊँ कि यार लड़ना जो है ना, उसका कोई फायदा नहीं निकलता सिवाय इसके कि और आप स्पेस, हाँ सियासत के लड़ाई के बगैर निकल, ब्रेक ले लेंगे, लड़ाई के बगैर निकल। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब साहब हमारे साथ हैं। तो शुएब साहब, हमने काफ़ी गुफ्तगू तो कर ली है, लेकिन वन लाइनर आप भी दे दें। आप इस फैसले को वेलकम करते हैं जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आज एक पाँच रुकनी बेंच का फैसला है? मैं समझता हूँ कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानियों को मुबारक हो। ये बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। और ये आपको याद होगा कि जो अमेंडमेंट हुई थी अयूब खान के ज़माने में, जो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, आज उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया। लॉ को अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया 4/1 के फैसले से। जो पैरा नंबर 2 और 3 है वो यूनानिमस फैसला आया 5 के 5 जज साहिबान ने। अभी बैरिस्टर साहब को कह रहा था कि ये 67 की अमेंडमेंट है, इनका ख्याल है कि नहीं ये भुट्टो दौर की अमेंडमेंट है? नहीं, 67 की है। मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है, 67 की अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर वो सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता था, उस ज़माने की है, मुझे याद है, मैंने देखी भी है। तो इसलिए भुट्टो साहब के ज़माने में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, आपको याद होगा 77 में, जिसको सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी। इन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी उसी लॉ के तहत। तो इसलिए मुख्तलिफ औकात में बनती ज़रूर रही हैं, लेकिन आज इन्होंने लॉ ही ख़त्म कर दिया। आप इसको वेलकम कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ये एक नया सूरज तुलू हुआ है, एक लिहाज से नया सूरज तुलू हुआ, इसलिए कि वो लॉ जो एक ब्लैक लॉ था, जिनके यानी बुनियादी हुकूक हैं सिविलियंस के, वो अगर आपने इस ज़रिए से ख़त्म करने थे, वो आज वो लॉ का ही ख़ात्मा हो गया, जिसके ज़रिए वो इबाम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो वैसे किसी जमहूरी आदमी को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से हमने एक बैकग्राउंड इंटरेक्शन था, तो उसमें मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स इनको हम कहते हैं, तो ये ट्रायल तो इसी में होगा। तो मुझे उनकी कोई बात ज़्यादा पसंद नहीं थी। मैं ऑन एयर भी इसका इजहार पहले भी किया था, आज दोबारा कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। साइफ़र के नीचे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इमरान खान के ऊपर आज फर्द जुर्म और शाह महमूद के ऊपर फर्द जुर्म का अमल शुरू हो गया। वहाँ क्या देखते हैं, क्या बनने वाला है ये अमेंडमेंट? इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी और मिलिट्री एक्ट के ऊपर भी अभी भी अमेंडमेंट पीडीएम करके गई है जाते जाते। देखिए जी, ये अमेंडमेंट करके गए हैं। पहली बात तो ये है कि इसको हमने चैलेंज भी कर दिया है। ये अमेंडमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के बगैर है, आर्टिकल 75 के तहत। ये अलग बात है, अदालत को देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब का रिस्पांस बड़ा एम्बिगुअस है। मैं वो अलग बात है, लेकिन देखें आर्टिकल 75 के भी 2 हिस्से हैं। एक आर्टिकल 75(1) है, एक 2 और 3 है। 1 के तहत डीम टू बी लॉ नहीं बन सकता, ये सेटल्ड लॉ है। लिहाजा ये आइन की तशरीह के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज हो गया है। लेकिन इसका इतलाक़ इसके अंदर लिखा हुआ है कि माजी से नहीं होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट होगा। ये 18 अगस्त से लागू किया है। ये FIR है 15 अगस्त, जो ऑफिशियल उसका गजट नोटिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने 18 अगस्त डाल दी है। तो जब 18 अगस्त डाल दी है तो 18 अगस्त से ऑनवर्ड चलेगा। ये FIR है 15 अगस्त की, और ये वक़ुआ है पिछले साल मार्च और अप्रैल का, तो इसलिए उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये जो साइफ़र की FIR या इंडाइटमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि ये ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। एक शख्स जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है आइन के तहत? वो है प्राइम मिनिस्टर। अगर आगे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट है, और कैबिनेट ने डीक्लासीफाई कर दिया था इसको। डीक्लासीफाई होने के बाद तो फिर कौन सा जुर्म बाकी रह गया है? और दूसरी बात मुझे बताएं,
आज भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो उसकी रही ही नहीं डिक्लासीफाई होने के बाद। अच्छा, इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी, हुकूमत पाकिस्तान गई है कि किसके कौन सोर्स था, उन्होंने तो जो सोर्स बताया है वो आर्मी ऑफिशियल बताया है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान जाती कि ये जो कुछ आप इंटरसेप्ट के आप कंटेंट्स कह रहे हैं ये गलत हैं, और दूसरा वो ये कहते जो आप सोर्स बता रहे हैं वो भी गलत हैं, वो नहीं गई। और फिर जब अमरीकी तर्जमान से पूछा गया, उसने कहा हाँ यस ये हुई है, लेकिन ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान गुफ्तगू थी। और असद मजीद ने क्या कहा, उसने कहा ये ऑफिशियल हमारी मीटिंग थी। अब जब असद मजीद या आज़म खान आएंगे विटनेस बॉक्स में, 161 के बयान दोनों के आपने आई होप पढ़ लिए होंगे जी, उनके जब वो आएंगे विटनेस बॉक्स में, मुझे बताएं वो क्या कहेंगे, वो जो उन्होंने 161 में कहा, जो 161 में क्या है तो बात होगी। आज़म खान ने तो कहा है कि वो इमरान खान जो थे फ़ौज को टारगेट करने का इस साइफर को इस्तेमाल करते हुए इरादा रखते थे और इसी काम के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और बात ये है, असद मजीद ने अपने 161 के स्टेटमेंट में कहा है कि इसके अंदर कोई थ्रेट का या कोई कॉन्स्पिरेसी का तज़किरा ही नहीं था। असद मजीद की बात को छोड़ें, असद मजीद ने वो साइफर लिखा है ना, वो साइफर ही का तो मुकदमा है। साइफर के कंटेंट्स को वो चेंज करके कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, कंटेंट उससे जो मर्जी हो, लेकिन वो जो लहराया हुआ है इस्तेमाल किया हुआ है वो तो पब्लिक में है ना, उसका क्या करें। तो उसकी ही तो इजाजत है ना डिक्लासीफाई होने के बाद, और प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा एक चीज और बता, सिर्फ एक फिक्रा, शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था अभी भी आपके पास सेव है, धमकी आमेज गुफ्तगू थी, इस पे हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा, कौन कौन साजिशी किरदार हैं, कब क्यों नहीं बनाया। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब गए थे वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, वो भी केस इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद, शाह महमूद के ऊपर फर्द जुर्म आयद, क्या बनेगा। मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात से खेला है। कैबिनेट की डिक्वालिफिकेशन की डेट बहुत बाद की है, कमीशन बनाना था तो खुद बना लेते, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। नहीं मुझे पता है जो बनाया था। 27 मार्च को जब इन्होंने जलसे में लहराया था उस वक्त कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, भी नहीं थी कैबिनेट मीटिंग उसके बाद। छोटी बातों में नहीं जाते, अब मामला कोर्ट में है। मेरे ख्याल में ये सीरियस मैटर है, मेरा ख्याल में सीरियस ट्रायल है, और जो बयानात 164 भी उनके हुए हैं, मेरा ख्याल में कि ये केस सीरियस है और इसके सीरियस कानूनी नताइज निकलेंगे। हाँ जी। और सीरियस नताइज क्या हो सकते हैं। खान साहब को सज़ा होगी। सज़ा क्या है इसमें। सज़ा मैं इस वक्त सच्ची बताऊँ नहीं बता सकता, 3 साल है 7 साल है, ये क्या है। तो इसमें प्रोविजन में 3 साल भी है और 7 साल मुझे याद नहीं है, 2 साल है। अगर आपने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मिसयूज किया हो तो उसकी सज़ा 2 साल है। और इसमें जो एक ये एक्चुअली है, अगर बड़ा अहम है, आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को या कोई स्पाई किया हो किसी गैर मुल्की ताकत को बेनिफिट करने के लिए, उसकी सज़ा 14 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें जो इशू पैदा होना है ना, वो ये होना है कि आपका ओथ ये कहता है कि आपके ओहदे के मुताबिक जो खुफिया मालूमात आपके पास आएंगी उसका आप इजहार नहीं कर सकते, और वो डिक्लासिफिकेशन से भी ख़त्म नहीं होता, वो नहीं होता, वो बरकरार रहता। उसकी वजह ओथ में लिखा हुआ है ना आपके। लिहाजा ये मसला संजीदा है मेरी राय में। लेकिन ट्रायल में क्या एविडेंस आती है, एविडेंस ठीक होने चाहिए, ट्रायल फेयर होना चाहिए, और उसके बाद अगर उस मेयारात पे उतरता है, मैं एज ए तालिब इल्म कह सकता हूँ कि मुझे ये केस संजीदा लगता है, ख़तरनाक लगता है। नासिर शाह साहब से पूछते हैं, शाह साहब आपकी राय में ये जो साइफर वाला मामला है, इमरान खान और शाह महमूद दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, क्या ये इनके लिए ख़तरे की घंटी है या बच निकलने का रास्ता भी मौजूद है इनके पास। जी बिल्कुल, ख़तरा इसमें बिल्कुल है और इनके लिए, और मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, शुएब साहब मेरे मोहतरम हैं, कि बजाय पॉलिटिकल स्टेटमेंट और उसको देने के उनकी सज़ा के लिए उनकी कमी की बात करें, उनका वो मौक़िफ़ लें जो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में सपोर्ट करें। अब ये जितनी बातें हो गई, ये कई दफ़ा हो चुका है बयानियाँ, और ये जी वहाँ भी ये ओपन नहीं रहा, तो ओपन नहीं रहा तो उसका कारण कौन था, किसने लहराया था, किसने, वो ऑडियो लीक भी आ गई थी जिसमें कहा कि इसका और बयानियाँ बना दो, लोगों को जिस तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, वो सारा कुछ हो गया, वो अब ढकी छुपी नहीं, बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी बात हो सकी है। तो मैं बहुत मोदबाना गुजारिश करूँगा जो उनका लीगल पैनल है कि वो उनकी सज़ा में कमी के लिए कोई उस तरह की चीज़ें ढूंढें, बजाय इसके कि आज भी वो उसी मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी नहीं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। ये मंतक मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं। चलें
कोई और आके पीटीआई की तरफ से इस बात को करे, फोकस करे या इसको ज़्यादा ज़ोर दे इस बात पे तो ठीक है, लेकिन जो इतने बड़े उनके लीगल वो हैं उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अब जब ये फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई, अब तो ये सोचना चाहिए कि उनकी सज़ा में कैसे कमी लाई जाए और क्या कहा जाए कि जी वो उनको पता ही नहीं था, उन्होंने गलती से ये कुछ कर दिया कि जी वाकई ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है, और वो तो उन्होंने एक पॉलिटिकल अपना स्टांस और जो भी स्टैंड। शाह साहब, क्या आपको भी कुछ ऐसे हालात नज़र आते हैं कि इमरान खान को इस केस के अंदर, ये साइफर वाले या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन वाले केस के अंदर सख्त सज़ा होने का आपको भी अंदेशा नजर आता है? ये कानून है ना जी, नहीं ये तो एक कानून है, एक आईनी या कानूनी बात है कि अगर इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह के ऑफिशियल सीक्रेट को ये ओपन किया जाएगा या इस तरह की सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए, और फिर पूरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह मोहतरम बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे थे कि जो इदारा है हमारा उसके ख़िलाफ़ ये सारी बातें करके और फिर उसको कमज़ोर करना, वही हालात चाहते हैं जो दीगर इस्लामी ममालिक में हैं, तो उसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इदारे ख़ास तौर पर जो हमारी आर्मी है वो मुल्क की सालमियत का लिए एक अहम उनका रोल है उनको, और ये सारी साजिशें पहले वो अमेरिका, फिर ये हमारे इदारे, फिर जिस तरह मीर जाफ़र और कुछ और बहुत सारी चीज़ें, और लेकिन अब और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें अब जो उनके रफ़का उनको छोड़ चुके हैं, जो उनके बहुत क्लोज थे, वो ये बात बता रहे हैं कि कुछ ही लोग थे जिनकी ये सोच होती थी कि लोगों को उकसाएं, लोगों का माइंड जो है वो इस तरफ लाएं इदारों के ख़िलाफ़, या जो भी मुल्क की इदारे हैं इंटरनेशनली दीगर ममालिक हैं, तो ये तो वो माइंड सेट है और उस माइंड सेट को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, आप उस वक्त पीडीएम का हिस्सा थे जिस वक्त ये जो मरदमशुमारी के नताइज को मंजूर करते हुए अनाउंस किया गया गज़ट नोटिफिकेशन, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर नई हल्काबंदियों की पाबंदी हो जाती है। अब आप सबसे ज़्यादा इलेक्शन का मुतालबा भी, बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा आप ही की तरफ से आता है। अभी मैं बिलावल की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इलेक्शन डिलेड इज़ इलेक्शन डिनाइड, तो ये आपको उस दिन भी पता था जिस दिन आप नोटिफाई कर रहे थे मरदमशुमारी के नताइज। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये मामला है, वहाँ पर आपकी पोजीशन क्या होगी? क्या इंतखाबात नवंबर में होने चाहिए, दिसंबर में होने चाहिए, जनवरी फरवरी में होने चाहिए, कब होने चाहिए? देखें, आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट बार में उन्होंने बात की, वहाँ पे उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन जितना जल्द हो जाए। हम तो 90 डेज़ का चाह रहे थे, लेकिन चलें अगर उसमें कोई 100 डेज़ हो जाते हैं, 120 डेज़ हो जाते हैं, तो लेकिन होना चाहिए। आज भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी डेट दी है उससे पहले वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दें, ताकि वो वहाँ पे बताया जा सके कि जी इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है, या ये हो कि फिर सुप्रीम कोर्ट को 120 रोज में तो हो ही जाएंगे। तो हम 120 रोज की उम्मीद रखें, 90 की उम्मीद ना रखें, 120 रोज में हो जाएगा। अच्छा, ज़फ़रुल्लाह साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम तो 90 की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी चले एक चीज़ मुमकिनात में नहीं है तो उसका 100 दिन हो जाए, 120 दिन हो जाए, इलेक्शन तो हो ना। और फिर ये जो आपने कहा कि वो वहाँ पे ज़फ़रुल्लाह साहब से पूछना है इसका। ज़फ़रुल्लाह साहब, जनवरी का आखिर का इलेक्शन कमीशन कह चुका है, तारीख देने से इन्होंने गुरेज किया। शाह साहब बोले, कर दीजिए। जी बोले, शाह साहब बोले। जी, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे कहा गया था कि ये जो सेंसस का रिजल्ट है, इससे किसी सूबे में न सीटें बढ़ेंगी न कम होंगी, थोड़ी सी डीलिमिटेशन ज़रूर होंगी और वो जल्दी कर दी जाएंगी। तो हम तो वही 90 डेज़ का समझ रहे थे। जो डेलीगेट हमारे गए थे वहाँ ऐसे ना करें अब इतनी मासूमियत का इजहार मत करें सर। थोड़ी सी डिलिमिटेशन नहीं होती, डिलिमिटेशन इज डिलिमिटेशन। मैं ज़फ़रुल्लाह साहब की तरफ आता हूँ, टाइम आखिर में थोड़ा बचता है। जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन कह चुका है जी, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एक तारीख दे दें ताकि ये बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कि उसको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाए। अभी चंद दिन पहले उन्होंने सबको बुलाया था, हम लोग गए हुए थे, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट बना है इलेक्शन में। और उसके बाद उनको चाहिए कि वो तारीख दे और वो देख ले कि वीकेंड है या क्या है। चीज़ें देखने के बाद उनको पहले देना चाहिए और कोर्ट में जाके पूरा शेड्यूल देना चाहिए।
बताएं जी फ़लाँ तारीख को हमारी आ जाएगी डिलिमिटेशन, फ़लाँ तारीख को हमारी अपीलें हो जाएंगी जो कानून में है, फ़लाँ तारीख को पेपर होगा, नॉमिनेशन जमा होगी, फ़लाँ को इतराज़ होगा, फ़लाँ झंडा मिलेगा, फ़लाँ को टिकट का अनाउंसमेंट होगी, और उसके बाद भी बिल्कुल बताना चाहिए। जनवरी के आखिर की कोई तारीख जी कोई तारीख दे दें, वो मतलब कोई वीकेंड टाइप हो दे दें, और मेरा ख्याल में करेंगे भी यही, कॉमन सेंस यही कहते, इससे पहले कि कोर्ट क्यों करे। एक मेरा असूली मौक़िफ़ है, वो ये है कि मेरी ज़ाती राय में एज स्टूडेंट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती। डायरेक्शन नहीं, उनसे जवाब मांगेंगे। जी जी नहीं, मेरा ख्याल में मांग नहीं सकते। मेरा अलग व्यू है कि वो कोऑर्डिनेट पावर है, और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटियाँ जो है ना वो पाबंद होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन को मीटिंग करके पूरा शेड्यूल बना के अनाउंस करना चाहिए। आप क्या कहते हैं शोएब साहब? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं 90 डेज़ चले, 90 डेज़ नहीं हो सकता, वही यको मार्च वाला फैसला, मिनिमम डेविएशन वाली बात। पहले ही आप 10 महीने से 2 गैर आइनी हुकूमतें बिठाई हुई हैं पंजाब और केपी में, कितना एक आप ये करेंगे। और इसमें पीपल्स पार्टी का भी वाकई कसूर है कि उनको CCI की मीटिंग ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 गैर आइनी लोग बैठे हुए थे, और ये सारा पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, और ये सारे जो लोग थे PMLN वाले भी, ये मुस्तकिल ये कहते थे कि हम पुराने सेंसस में करेंगे, वरना आपका इलेक्शन कसूरवार है। 3.5 साल में PTI ने सेंसस ही नहीं था करवाया। चलिए हमने सेंसस करवा के, हमने तो पिछले साल जनवरी में नोटिफाई कर दिया था ना, 16 महीने बैठे रहे। 2022 जनवरी में कर दिया था। 2022 के बाद इनके पास 1.5 पौने 2 साल मौजूद थे। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। फिर भी कुछ तो आप नहीं, हमने तो चलो, हमारे अगर हुकूमत होती तो हम जिम्मेदार होते ना। ये जो पौने 2 साल बैठे रहे आपके पास, और अच्छा इनके पास 2017 का पैसा था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन्होंने नोटिफाई 4 दिन पहले जरूर करना था। ये मई में करते, ये जून में करते, ये जुलाई में करते कि 120 रोज पे जाए। इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने ना, हमने उतनी तनकीद नहीं की, वो शायद कर रहे हैं। एक बताऊं, इनकी हुकूमत में मिलिट्री एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल हुआ है। नहीं तो गलत हुआ ना, आज खत्म हो गया सारा। 29 है शायद वो। नहीं ट्रायल हुआ बहुत ज्यादा। नहीं तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं था ना, वो तो लोग उठाए गए थे और जाकर के अपने ट्रायल किया। मैं PTI के पैनल में इसलिए नहीं साथ बैठता, वो दरमियान में टोकते हैं। नहीं फिर उसके खिलाफ जो है ना अपील की फेडरल गवर्नमेंट ने, पेशावर गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा, पेशावर और लोग हैं। नहीं उसमें फौज सर मैं बताता हूँ, मुझे पता है वो 21वीं तरमीम वाले लोग थे। जस्टिस मुझे पता है, जस्टिस वकार सेठ ने उन सब लोगों को बरी कर दिया। हुआ ट्रायल, वो ट्रायल हुआ था 21वीं तरमीम के तहत, इसके तहत भी हुआ। लेकिन जो बाकी हुए थे वो यहाँ हुए थे, जिनको कर्नल इनाम रहीम जो है वो उनको हैंडल, वो डील कर रहा है। वो बंदे उठाए गए थे, उठाने के बाद मिसिंग पर्सन में थे। बाद में पता चला कि जनाब वो उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है। आज इस लॉ के खत्म होने के बाद सबको रिलीफ मिलेगा। एक एंड के ऊपर एक न्यूज़ रह ना जाए, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है पाकिस्तान में। मीनार पाकिस्तान में जलसा भी उन्होंने अच्छा कर लिया। अब कल हाई कोर्ट में भी वो पेश होंगे। 2 केसेस अल अजीज़िया और एवन फील्ड, उनके ज़मानत क्या जी, उनकी अपीलें केसेस के ऊपर जो लगी हुई हैं उनके रिस्टोर करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, पहली बात तो यह है कि वो पहले अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन होगी, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपकी रेस्टोर की जाएं, क्योंकि इलाज के घर से गए हुए थे, नहीं आ सके। हाँ, इलाज ऐसा था जो 4 हफ्ते के लिए गए, पूरी दुनिया घूमने के लिए वो ठीक थे। वो दुबई और सऊदी अरब भी जा सकते थे, वो यूरोप पूरे का दौरा कर सकते थे, सिर्फ नहीं आ सकते थे पाकिस्तान में, नहीं आ सकते थे। आपको उनको राय तो देनी पड़ेगी। देखें, आपने उनको वो प्री रेस्ट बेल दे दी, हिफाजती जमानत दे दी कि जाएं। जिस तरह की हिफाजती जमानत दी है और जिस तरह हाई कोर्ट ने सहूलतकारी की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ी है, अफसोस से कहना पड़ता है। यही बेंच लगा हुआ कल, सुन लें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। चीफ जस्टिस नैब बगैर पूछे कैसे आ गई? नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, मुजरिम तो था वो या जेल सुप्रीडेंट के पास जाता या जेल के पास जाता। जस्टिस तारिक मसूद आथर जज हैं, हमारे एक आसिफ साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, 1 महीने की सज़ा हुई है कंटेम्प्ट में। उसने सुन लेना, उन्होंने ये लिखा है कि ये जेल में जाएंगे, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर अपील मेंटेनेबल होती है। आप चैलेंज करें ना इसे, सुबह ही चैलेंज। हम नहीं कर सकते ना, स्टेट कर सकती है। स्टेट जब बांदी बन के उनके सामने, माफिया के सामने खड़ी हुई है, स्टेट नहीं करेगी। नहीं, स्टेट उनको ग्रीट कर रही है, वेलकम कर रही है इस वक्त। स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है और CCPO सलूट कर रहा है, वहां हाई कमिश्नर बैठ के उनको बयानियां याद करा रहा है। स्टेट कर रही है मौजूदा हुकूमत, वो अगली हुकूमत उनकी आने वाली है, तो वो तो उन्होंने प्रोटोकॉल। बात ये है कि अगर आपने एक इश्तिहारी मुजरिम को इस तरह प्रोटोकॉल देना है, मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, लॉ में लिखा
एक जो फ्यूजिटिव इमरान फ्रॉम खान लॉ को भी- होता है सर, एक इमरान खान को भी मिनट मिलना नदीम साहब, जो मिलना चाहिए। फ्यूजिटिव मिला है, वो मिला हुआ। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ जेल होता से है, पहले उन मिला होता है। तमाम मराहत के हकदार एक भी किसी राइट का हकदार नहीं अब रहता। मुझे इसके फ्यूजिटिव बाद फ्रॉम जनाब लॉ, मजबूरी बन जाएगी। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ को कोई हक नहीं मेरा होता। अर्ज ये है कि एक जाली मंसूबे के तहत पीटीआई की मिली भगत से उनको जाली सजा दी गई। नहीं तो वो जब तक मैं रोक के ना देखो आप, नहीं, मैं सिर्फ एक नो बात नो नो एक बात नो से नो कर- नो, ठीक है, आप जब बात कर ले, मेरा जवाब ले लेना। मेरी जान आप जरूर बोले, मुझे रोकेगा तो नहीं, मैं नहीं, आऊंगा आप- नहीं भाई, मुझे मैं नहीं बोलता किसी के दरमियान में, मुझे रोकेगा तो मैं आता नहीं हूँ। एक जाली मंसूबे के तहत सजा दी गई। अब पूरी कौम ने तमाशा देख लिया। अब तो हमें खुश होना चाहिए कि वो आ गए हैं और उनके साथ जो हमें नाइंसाफी, क्यों खुश होना चाहिए जी? नहीं हमें तो हैं। आप एक खुश हो, जाल कानून साजी वाले? के जरिए सजा दी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया। अब रेक्टिफिकेशन हो रही है तो कौम को खुश होना सजा चाहिए। का अमल जाली था। नासिर शाह साहब, नवाज शरीफ की वापसी और उनको काफ़ी राहत मिली है। ये जो उनकी हिफाजती ज़मानत थी अनप्रेसिडेंटेड थी, और कल भी मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को मुश्किल आने वाली। मुझे लगता है उनका दरवाज़ा खुल गया वापसी वाला सफ़र उनका सियासत में आने का, और शायद अगर उनकी किस्मत हुई तो हुकूमत में आने का। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मियाँ साहब के जो आए हैं उनको वेलकम करते हैं, और मुस्लिम लीग नून वालों को, बैरिस्टर साहब को उनके शानदार जो जलसा था उस पर मुबारकबाद भी देते हैं। बाकी रही जो कानूनी इश्यूज हैं, मुबारकबाद वैसे कोर्ट ने बनती नहीं उनको प्रोटेक्टेक्ट नहीं, सियासी जी। अप्रोच है ना उनकी। मुबारकबाद अच्छे जलसे उनके- किन्हीं को बनती है या कहीं और देनी चाहिए? नहीं, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब को, PMLN वालों को इतना शानदार जलसा you, सही करने पे जिस कुर्बा तरह मौजूद। इस्तकबाल हुआ मियाँ साहब का, उनका इनको मुबारकबाद बिल्कुल इनकी बनती है और इनको हम देते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं मियाँ साहब के आने को। लेकिन अब ये जो कानूनी इश्यूज़ हैं यही मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जिसका तस्करा हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया है, जिसको फिर इस अंदाज से ले लिया जाता है कि जी हम मियाँ साहब के आने से कोई नाखुश हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तासुर आपकी ज़रूर है उम्मीदों पे पानी कि फिर इस गया तरह सर। का आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। किन- आप लोग जो डील करना नहीं, चाहते नहीं थे, सर। आपसे पहले बाला ही बाला नवाज शरीफ ने कर नहीं लिया। नहीं, वो अब देखे, मैं आपको अब भी अर्ज कर दूं, ये एक प्रोसेस का ज़रूर हिस्सा है। मियाँ साहब को आए, इलेक्शन में हिस्सा लें। हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह उनको सज़ा दी गई थी बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, वो भी गलत बात थी और वो बिल्कुल गलत सज़ा है। लेकिन अब वो कानून ने देखना है। लेकिन ये जो उम्मीदों की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो लग पता जाएगा और हम आपको सरप्राइज़ देंगे। और अब भी हम अपनी बात पे कायम है कि एक लाइन में शोएब साहब से जवाब ले लें। शोएब साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इमरान खान के ऊपर 2 केसेस में इलेक्शन कमीशन है, कंटेम्प्ट में भी और पार्टी सरबराह पे भी। क्या तो नवाज शरीफ के ऊपर पार्टी सरबराह रहने नहीं था दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन? देखिए, पार्टी हम तो अब अंडर ट्रायल प्रिजनर है ना, हमारी तो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें इस पे फैसला कर चुकी है, इस पे फैसला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कर चुका है कि भल्ला भी रहेगा और ये प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरमैन भी रहेंगे। अब दोबारा किसी ने एप्लीकेशन दे दी है, उसके ऊपर क्या फैसला आपको करती ख्याल है? में उनको चेयरमैनशिप से हटाने का भी खतरा नहीं? ऐसा फैसला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने नहीं शाहीन ख्याल साहब, कि इस बैरिस्टर तरह का जफरुल्लाह साहब और नासिर शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।